students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit second, that is इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. सो ये बेटा CBSE का पार्ट नहीं है, सिर्फ पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स ही ये टॉपिक करें. सो नेक्स्ट टॉपिक है बीट स्टोन ब्रिज, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड. सो बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का आएगा. ठीक है, जैसे हमें पता है कि सेकेंड यूनिट बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके जो सिलेबस में आपके जो पेपर पैटर्न है उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. सो सबसे पहले देखो बीट स्टोन ब्रिज है क्या चीज़. इसमें क्या करा कि 4 अलग अलग रजिस्टर्स ले लिए, जिसमें 3 रजिस्टर्स की वैल्यू हमें पता है. 1 रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता. सो अगर हमें वो एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू पता करनी हो तो किसकी हेल्प से करेंगे? बीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से, जिसमें 3 रजिस्टर्स नोन रजिस्टर है और 1 रजिस्टर अननोन रजिस्टर. सो चलिए थ्योरी लिखिए इसकी, आपको ब्लैक बोर्ड पे शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर. इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज. इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 अननोन रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ देयर 3 नोन रजिस्टर्स. सो सिंपली डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि आपके पास अगर 3 नोन रजिस्टर है, उनकी हेल्प से हम लोग एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल. सो किस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, इसका कौन सा प्रिंसिपल है? ठीक है जी. सो प्रिंसिपल के स्पेलिंग बेटा ध्यान से देख लेना. बहुत सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल के स्पेलिंग लिखते हैं PAL. सो प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया. ये वाला PAL मतलब कि सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये काम करेगा. सो चलिए सिद्धांत समझने से पहले आप लोगों को पहले डायग्राम समझनी होगी कि डायग्राम क्या है. अब सबसे पहले आप ले लो 4 रजिस्टर्स. सो सबसे पहले ले लिए हमने 4 रजिस्टर्स. ऐसे बना के इस तरीके से आपने डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और पेंसिल के साथ बनानी है. ठीक है. सो इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाएं, जिसमें आप क्या लोगे, एक P, Q, R एंड S. अब सबको आपने किसके साथ अटैच कर दिया? एक बैटरी के साथ. बैटरी जो है वो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगा. इतनी बात हो गई क्लियर. अब क्या करना है, इसके सेंटर में हमें लगाना है एक गैल्वेनोमीटर. एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, यहाँ पे लिख दो कैपिटल G और इस पे लगा दो एक टैपिंग की. टैपिंग की मतलब K1 और यहाँ पे एक की लगा दो K2. ठीक है जी. 2 कीज मतलब स्विच लगा दो. क्लियर हो गया. डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है, ध्यान से बना लो. ठीक है जी. यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एरो बना दो. एरो का मतलब क्या है कि दिस इज द वेरिएबल रजिस्टर. P, Q, R, S के ऊपर आपकी कोई भी एरो नहीं है. इट मीन्स कि दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज. रजिस्टर की वो वैल्यूज जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते. R एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब कि R की वैल्यू आप लोग वेरिएबल रजिस्टर है. सो साइड पे कहीं पे लिख लो, अपनी कॉपी के ऊपर स्टार डालकर लिख लो, किसी और कलर्ड पेन के साथ लिख लो कि अगर सिंपल रेजिस्टेंस है तो इट इज़ द फिक्स्ड वैल्यू. अगर रेजिस्टेंस के ऊपर एरो डाला है इट मीन्स दिस इज अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हो. चलो कल वाला कॉन्सेप्ट किरचॉफ्स लॉ वाला याद है? सहना आई, किले से आई, सहना आई और स्प्रेड हो गई. सेम थ्योरी यहाँ पे चलते हैं. ये क्या है? पॉजिटिव बैटरी. पॉजिटिव बैटरी से बहुत सारी सहना आई. सो सहना आ रही है यहाँ पे आके A पॉइंट के ऊपर, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट. A पॉइंट के ऊपर आई सेना, उसको 2 रास्ते दिखे और दोनों रास्तों में फैल गई. अब यहाँ पे जो सेना गई दिस इज I1 और यहाँ पे जो सेना गई दिस इज I2, क्योंकि यहाँ से कौन सी सेना आ रही है? करंट की फॉर्म में. सो दिस इज I और करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2 करंट. क्लियर होगी जितनी बात. अब नेक्स्ट देखो, ये सेना भागी जा रही है और B पॉइंट पे पहुंच गई. जैसे ही B पॉइंट के ऊपर पहुंची, B पॉइंट पे यहाँ पे देखा कि की तो ओपन है, मतलब कि खुली हुई है, यहाँ से करंट जा नहीं सकता. मान लो ब्रिज टूटा हुआ है. अगर ब्रिज ही टूटा हुआ है, रास्ता ही टूटा हुआ है, तो वहां से जाने का तो कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब यही सेना सारी चले जाएगी Q के पास. अब चलेगी Q के पास, इसका मतलब जितनी सेना यहाँ पे है उतनी ही सेना यहाँ पे होगी. सो दिस इज I1. सो करंट जितना यहाँ पे है सेम करंट ही यहाँ पे होगा. सिमिलरली इन द केस ऑफ हेयर I2 है, ऊपर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर रास्ता टूटा हुआ है, सो वहाँ पे जाएगा नहीं. सेना यहाँ पे आई, सीधी निकल गई इस तरफ. सो दिस इज I2. करंट बच्चे सबको क्लियर होगी, डायरेक्शन सबको क्लियर होगी.
अब I1 और I2 दोनों को कंबाइन कर दो। अगर I एक ही सेना टूटकर I1 I2 में कन्वर्ट हो सकती है, दोनों I1 कंबाइन करके क्या बन जाएगी, ओनली I। सो यहाँ पे जो करंट बना दैट इज I करंट। डायरेक्शन सबको क्लियर हो गई बेटा जी, ठीक है। सो चलिए अब प्रिंसिपल लिखें, स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। द रेजिस्टेंस R इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट ऑन प्रेसिंग की K1 द गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो डिफ्लेक्शन। कहते R हमें इस तरह से एडजस्ट करनी होगी, ये वाली R को इस तरह से एडजस्ट करो कि जैसे ही K1 आपने इसको ऑन करा, प्रेस करा, आपकी जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो। सो चलिए मैं आपको गैल्वेनोमीटर दिखाती हूँ। सो चलिए गैल्वेनोमीटर देखते हैं। ये है बेटा आपका गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, इसके गैल्वेनोमीटर की जो सेंटर वाली सुई है ना, वो बिल्कुल जीरो पे है। दिख रहा है आप सबको, ठीक है। अगर ये जीरो पे है, इसका मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। मैं थोड़ा सा इसको मूव करवा के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो सुई है ना, सेंटर वाली नीडल है, ये हिल सकती है। जैसे इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को अटैच करोगे इसमें, जैसे ही करंट एंटर करेगा, जैसे एंटर करेगा, क्योंकि ये करंट सेंसिटिव डिवाइस है, जैसे इसमें छोटा सा भी करंट आएगा तो इसकी जो ये वाली नीडल है ना, सेंटर वाली नीडल, या तो ये उस तरफ जाएगी या फिर ये इस तरफ जाएगी, मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगी। सो ये आपके पास क्या है, ये कौन सा डिवाइस है आपके पास, गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया जी, ठीक है बेटा, क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सेंटर में G लिखा हुआ है और जीरो मतलब आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो है, इसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, तो डिफ्लेक्शन कितनी है, जीरो, क्योंकि मैंने करंट को इसको जोड़ा ही नहीं किसी के साथ। अगर करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो आंसर इज जीरो। क्लियर होगी जी, इतनी बात सबको क्लियर हो रही है कि गैल्वेनोमीटर में जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक इसकी जो छोटी सी नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। चलिए हो गई बात, इतनी बात समझ लग गई। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो। The galvanometer do not give deflection. It means that no current flowing from B to D. इसका मतलब B से लेकर D तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा, अच्छा एक चीज़ हमें पता है कि जब करंट फ्लो होगा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इतनी चीज़ सबको पता है। इसका मतलब अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब B पॉइंट के ऊपर जितना पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल ही D पॉइंट के ऊपर होगा। Hence, potential at B and D are same. It means there is no current is flowing from B to D. So, B and D are at the same potential. In this situation, ऐसी situation में क्या होगा? No current pass through the galvanometer shows. So, कोई भी galvanometer की सुई नहीं हिलेगी, नीडल नहीं हिलेगी, इसका मतलब जीरो डिफ्लेक्शन होगी। This is called null point. इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे? जीरो पॉइंट या फिर नल पॉइंट। At this Wheatstone bridge is balanced. अगर ऐसा हो रहा है, आपने की को प्रेस किया है, आपने की को प्रेस किया है, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिली। अगर गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिली, इसका मतलब आपका जो B और D है वो सेम पोटेंशियल पे होगा। सेम पोटेंशियल मतलब सेंटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये वाला जो आपका ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब क्या हो गया आपका, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S आ जाएगा। ये चीज होगी सबको क्लियर कि ये इसका प्रिंसिपल है। डन। इसी चीज को, ये जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा है ना अभी, इसे प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे होगा। सो चलो नेक्स्ट लिखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसमें उसके डायग्राम भी अलग से बनेगी। सो कंस्ट्रक्शन लिखें। इट कंसिस्ट ऑफ 4 resistors P, Q, R and S. A source of EMS is connected between A and C. तो सबसे पहले क्या करना है, 4 रजिस्टर, ठीक है जी, ये हमने रजिस्टर ले लिया, 4 रजिस्टर्स P, Q, R, S। क्लियर हो गया जी। रजिस्टर्स लेने के बाद सेकेंड लाइन हमने पढ़ी, सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C टर्मिनल। जो आपका सोर्स है वो A और C टर्मिनल के बीच में आपने एक सोर्स को अटैच कर दिया, ठीक है। कौन सा सोर्स है जिसकी EMF E है, A और C टर्मिनल के बीच में इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ें, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D पॉइंट। आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया और B और D पॉइंट के बीच में आपने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर को फिट कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, वेयर K1 इज अ टैपिंग की और गैल्वेनोमीटर की, जिसमें K1 को क्या बोलेंगे, टैपिंग की, जिसे हम टैप कर सकते हैं, बार बार ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
टैपिंग की या फिर गैल्वेनोमीटर की, और K2, दिस इज अ K2, यहाँ पे K2 बना लो, K2 इज अ बैटरी की, जो बैटरी के पास पड़ी है, दिस इज अ बैटरी की। नेक्स्ट लिखो, रेजिस्टेंस P एंड Q आर कॉल्ड रेशो आर्म्स। P और Q को क्या बोलेंगे? रेशो आर्म्स। R जो है वो हमने वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू है, और X हमें पता करना है, ये या है, चाहे आप S लिख लो, चाहे आप X लिख लो, एज योर विश, क्योंकि ये अननोन वैल्यू हमें नहीं पता। ये अननोन वैल्यू हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का आएगा, तभी से प्रूव करेंगे। सो एप्लीकेशन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे इसकी डेरिवेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की। सो चलिए, कंस्ट्रक्शन जो जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है वही कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोग लिख सकते हो। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो मैंने लिखवाया ज़रूरी नहीं है वैसे लिखना है, जो बुक में लिखा है ज़रूरी नहीं है वैसे लिखना है। जो आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ रही है कि यहाँ पे P Q R S लिया, उसे बैटरी से अटैच कर दिया, K1 क्या है, K2 क्या है, एक्सेट्रा, जो आपको समझ लग रहा है वो लिख दो। सो चलिए, डायग्राम बनाने के बाद अब हम करेंगे प्रूफ। सो चलिए, इसको प्रूफ कैसे करना है, इसका मतलब हमें छोटे छोटे पोर्शंस कंसिडर करने होंगे। पोर्शन कंसिडर करने से पहले अब चलिए पहले इसके करंट डिवाइड करते हैं। अब मान लो सेम वही फंडा, वही सेना और सिपाही हमने नहीं छोड़ने। ये रही आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी। पॉजिटिव से करंट गया I, फर्दर A पॉइंट के ऊपर गया, इसको मिल गए दो रास्ते। अब दो रास्ते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है दैट इज I1, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है I2। अब फर्दर आ जाओ यहाँ पे। अब टैपिंग की मतलब इसको ऑन करके रखा है, ठीक है, ऑन करके रखा है मतलब इसमें करंट जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है। सो कौन सा करंट जा रहा है? I3 करंट। अब यहाँ पे कौन सा करंट होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो जितने सेना गए, मान लो आपके 10 सेना यहाँ पे चलेगी, 10 में से 3 सेना यहाँ पे चलेगी, और यहाँ पे कितने होंगे? 10 में से 3 निकाले 7, ऐसे ही होगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल सेना कितनी आ रही थी? I1, और कितनी सेना यहाँ पे चलेगी? -I3। ये सबको क्लियर हो गया करंट कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे आके ये I1 इस पोर्शन में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन से पार्ट्स में? दिस इज I3, और ये कितना बच गया? I1 में से I3 निकाल दो, इतने बंदे यहाँ पे बच गए। हो गया जी क्लियर? अब यही I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 करंट यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब वहाँ से भी सेना आ रही है, यहाँ से भी सेना आ रही है। इस रास्ते पे, इस पॉइंट पर दोनों मिक्स हो गए। कितने मिक्स हो गए? I2 प्लस I3। क्लियर हो गया कि वहाँ पे -Q था और यहाँ पे +Q है, क्योंकि यहाँ से सेना आ रही है और यहाँ पे मिक्स हो गई। जैसे ही C पॉइंट के ऊपर पहुँचा, जैसे ही C पॉइंट पे पहुँचा, देखो I3 क्या है? पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर। करके दिखाती हूँ। I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3, ये मिक्स हो गए, इसको कैंसिल आउट कर दो, बच क्या गया? I1 प्लस I2। जब I ऊपर जा रहा था, I ऊपर गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 और I2। I1 और I2 दोनों कंबाइन करके न्यू करंट कौन सा बना? I। सो करंट कितना बना? I। ठीक है, ये आपका एक मेन करंट बन गया। कौन सा करंट बन गया? I करंट। क्लियर हो गया जी? डायरेक्शन समझ लग गई। बस करंट की एक बार डायरेक्शंस बना दो, उसके बाद हमने डायरेक्ट मैथमेटिकल पोर्शन लिखना है। अब प्रूफ करेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। चलिए किरचॉफ्स लॉ रिवाइज करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा। बेटा फिजिक्स में आप नेक्स्ट लेक्चर तभी समझ लगेंगे जब अपने पिछले लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, क्योंकि लूप रूल बन रही है, इसमें लूप्स बन रही हैं तो लूप रूल होगा, जंक्शन तो होगा नहीं। लूप रूल क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, जितने भी ईएमएफ लग रहे हैं, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। सो चलिए सबसे पहले एक पार्ट लेंगे A B D A। ये छोटा सा पोर्शन ले लो, ठीक है। कौन सा पोर्शन लिया? N A B D A। ठीक है जी। यहाँ पे EMF हमें कोई दिख नहीं रही, इसका मतलब EMF कितनी होगी? 0। EMF है नहीं। सो कौन कौन से करंट है यहाँ पे? I1, I2, I3। सो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है? I1, I2, I3 इक्वल टू 0। वाई 0? बिकॉज EMF इज 0, क्योंकि EMF आपकी क्या है? 0। EMF 0 क्यों है? क्योंकि कोई करंट ही नहीं है, देयर इज नो EMF, बिकॉज
बिकॉज देयर इज नो EMF, कोई EMF ही नहीं है। इसका मतलब अगर कोई EMF है ही नहीं तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब I1 के साथ कौन है, I1 के साथ कौन है P, I2 के साथ कौन है R और I3 के साथ कौन है G। अब हमें देखना है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। सो चलिए सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शंस देखनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल सा फंडा है जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अगर आपकी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव। सिंपल देखना है, ठीक है। अब देखो I1 यहाँ से गया, क्योंकि ये तो भूल जाओ ये सर्किट है ही नहीं, क्योंकि हमने छोटा सा पोर्शन कंसिडर करा ये वाला। I1 यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इसका मतलब कौन सा है, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। I2 पे चलो, I2 ये रहा, यहाँ से गया, यहाँ पे गया, ऐसे ऐसे जा रहा है। अगर उल्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। सो यहाँ पे ले लो पॉजिटिव। I3 पे आ जाओ, I3 ये रहा, ठीक है, यहाँ से गया, इधर गया, इस तरीके से। सो दिस इज टेकन एज, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव। क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप, अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितने भी साइन है उसको चेंज कर दो। अगर साइन चेंज करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज नो इशू। अच्छा, इसके बाद हमने बोला कि ब्रिज बैलेंस होगा। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब I3 करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है देन I3 करंट फ्लो नहीं करेगा। सो यहाँ पे लाइन लिखो, देयर इज, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, if bridge is balanced, bridge is balanced, मान लो आपका ब्रिज बैलेंस है, then E3 इक्वल टू 0। तो E3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -I1P प्लस I2R माइनस 0 इक्वल टू 0। -0 मीन्स 0 ही होगा, कोई वैल्यू है ही नहीं हमारी माइनस पे। सो इसका मतलब इसे अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, I1P इज इक्वल टू I2R, ये आ गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। जब ये सेकेंड टर्म दूसरी तरफ लेके जाओगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट कर दो, आपके पास आ जाएगी सिंपल I1P इज इक्वल टू I2R। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया कि क्या किया है, सिंपल ABDA इतना सा पोर्शन आप कंसिडर कर लो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब हल्का फुल्का चेंज कर दो। इन द सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकेंड वाला पोर्शन लो, दिस इज BCDB। कौन सा लेने लगे हो, BCDB आ गया जी पोर्शन। इसमें अब ध्यान से देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस है। सिमिलरली करंट है I3, I1 माइनस I3, I2 प्लस I3, ठीक है। पहले करंट लिख लेते हैं। सो इससे ही सिंपल चेंज करना है। पहला करंट कौन है, I3 और इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कितनी है G, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है, I1 माइनस I3, इसके साथ रेजिस्टेंस कौन सी है, Q। और नेक्स्ट क्या है, I1 प्लस I3 और इसके साथ रेजिस्टेंस कौन सी लगी है, X। इसमें कोई भी EMF, पूरे सर्किट के अंदर कोई भी EMF नहीं लगी। सो E कितना हो गया, 0। सो EMF इज 0 बिकॉज देयर इज नो EMF, क्योंकि EMF आपकी E जो है वो 0 होगी। E इज 0 बिकॉज देयर इज नो EMF। पीछे भी ठीक कर लो, EMF हमारी E क्या है, 0 होगी बिकॉज यहाँ पे कोई EMF लगी नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगी। अब पंगा क्या है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अब देखो I3 यहाँ से गया, इधर गया, इधर गया। सो इस तरीके से चल रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। I1 I3 क्या है, इस तरीके से चल रहा है। सो दिस इज क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो टेकन एज नेगेटिव। अब I2 माइनस प्लस I3
ऐसे चल रहा है, ठीक है, उल्ट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है जी, ये बन गया। अब ब्रिज इज बैलेंस देन I3 इक्वल्स टू 0, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। I3 हमने ले लिया कि हमारा 0 आ रहा है, देन I3 अगर 0 आ रहा है, I3 पुट करा 0 माइनस I1 माइनस 0 Q प्लस I2 प्लस 0 x इक्वल टू 0। फाइनली कितना बच गया, माइनस I1 Q प्लस I2 x इक्वल टू 0। अब ये टर्म दूसरी तरफ लेके जाओ, I1 Q इज इक्वल टू I2 x। सो ये ले लो बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिंपल, खुद सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए बेटा पूछ लो, ठीक है। लास्ट में क्या आया, I1 Q इज इक्वल टू I2 x। इतना क्लियर हो गया सबको। सो इक्वेशन नंबर 4 हमें अभी चाहिए, सो इसे एज सच लिख दो और सॉल्व करो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 बाय 4। अब जल्दी से बताओ बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 2 कितनी थी। 4 तो सामने दिख रही है, सामने लिख लो, I1 Q इज इक्वल टू I2 x। वहाँ पे क्या था, I1 P इज इक्वल टू I2 R, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, सेकंड को इक्वेशन नंबर 4 के साथ डिवाइड कर दो, जो टर्म कट हो रही है कट कर दो। फाइनली क्या बच गया, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूफ करना बेटा आ जाएगा, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से आप लोग इसे प्रूफ करें। सो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चंस भी लास्ट में शो कर दूंगी कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको एग्जाम में कैसे आएगा या आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट बेटा एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये जो टॉपिक्स है हम लोग दिनेश से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे मॉडर्न की बुक से, क्योंकि मॉडर्न ने एक्चुअल में जैसे दे रखा है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो वैसे ही करेंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। सो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें, आप लोगों के डाउट्स जो हैं क्लियर किए जाएंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम थी, न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे सैटरडे या संडे को, ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर चल रहे हैं, तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सैटरडे या फिर संडे। सो चलिए, यहाँ तक हमारा एक लेक्चर हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लो, आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे आएंगे और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, जितना सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अपने जूनियर सीनियर जो भी जितने भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको चैनल को सजेस्ट कर रहे हैं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और क्योंकि बेटा यहाँ पे फ्री में रोज़ लेक्चर्स लग रहे हैं, आप लोगों को फ्री में हैंडरेटेड नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। सो जितना मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ आप भी कोऑपरेट करें और चैनल को मैक्सिमम शेयर करें।